आज हम लोग पढ़ेंगे करणी के बारे में। देखते हैं करणी क्या होता है। सबसे पहले देखते हैं करणी की परिभाषा किस प्रकार से दिया जाता है। तो किसी भी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने के लिए जिस संकेत का हम लोग प्रयोग करते हैं उसे क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। ये करणी का संकेत होता है। इस तरह से यदि कोई संकेत बना है तो इसे क्या कहते हैं? करणी कहते हैं। अर्थात यदि करणी में कोई संख्या लिखी गई हो तो उसका अर्थ यह होता है कि उस संख्या का हमको मूल ज्ञात करना है। यदि करणी में कोई संख्या लिखी गई हो तो इसका अर्थ ये होता है कि उस संख्या का मूल ज्ञात करना हो। अब आगे समझते हैं। जैसे मान लीजिए कि यदि इस तरह से कोई करणी बनाया गया है, ये है एक करणी और करणी के अंदर कोई राशि ए लिखा गया है और इसमें यन लिखा गया है और यहाँ पर बी लिखा गया है। तो समझते हैं इस ए यन और बी को क्या कहते हैं। तो इस ए को हम लोग कहते हैं करणीगत राशि। करणीगत राशि या घात कहते हैं या करणी का इसे आधार कहते हैं या करणी का आधार कहा जाता है या करणी का इसे आधार कहते हैं। और इस यन को हम लोग कहते हैं करणी का घात कहते हैं। इसे करणी का क्रम या घात कहते हैं। करणी का क्रम या इसे करणी का घात कहते हैं। और इस भी को करणी का गुणांक कहते हैं। गुणांक गुणांक करणी का गुणांक कहते हैं। अब इसके आगे समझते हैं। यदि लिखा गया है इस तरह से, करणी अगर इस तरह से बनाई गई है और इसमें कोई संख्या ए लिखा गया है तो इसका मतलब ये होता है अगर इसमें कोई संख्या नहीं लिखी है तो यहाँ पर 2 लिखा होता है, या इस तरह से लिखा गया हो या इस तरह से भी इसको लिखा सकते हैं। 2, इसमें 2 हमेशा क्या होता है? 2 होता है। अगर कुछ ना लिखा हो तो यहाँ पर हमेशा क्या होता है? 2 होता है, ये माना जाता है। इसे हम लोग क्या कहेंगे? अब देखिए, तो ये देखिए, ये तो करणी का क्रम हो गया। तो ये किस क्रम की करणी है? इसे हम लोग 2 इसमें लिखा है तो इसे हम लोग द्वितीय क्रम की करणी कहते हैं। यानी कि इसे द्वितीय क्रम की करणी कहते हैं। द्वितीय क्रम की करणी, द्वितीय क्रम की, इसे द्वितीय क्रम की करणी या वर्गमूल करणी कहते हैं या वर्गमूल करणी कहते हैं या वर्गमूल करणी कहते हैं। द्वितीय क्रम की करणी या वर्गमूल करणी कहते हैं। इसी प्रकार से यदि ये लिखा गया है और ये करणी का जो क्रम है वो 3 है, इस तरह से लिखा गया है तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? इसे हम कहेंगे तृतीय क्रम की करणी। तो इसे तृतीय क्रम की करणी, तृतीय क्रम की करणी या घनमूल करणी कहते हैं या घनमूल करणी कहते हैं। तृतीय क्रम की करणी या घनमूल करणी कहते हैं। इसी प्रकार से यदि 4 लिखा गया है, इसी प्रकार से यदि 4 लिखा गया है तो इसे हम क्या कहेंगे? चतुर्थ क्रम की करणी या चतुर्थ मूल करणी कहते हैं। चतुर्थ क्रम की करणी, चतुर्थ क्रम की करणी कहेंगे या चतुर्थ मूल करणी कहेंगे। इसी प्रकार से अगर इसको आगे बढ़ाए जाएंगे तो इसी प्रकार से जब आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या कहेंगे? इसे, अगर इसमें यन लिखा है और ए लिखा है तो इसे हम लोग कहेंगे यह किस क्रम की करणी है? तो यह यन क्रम की करणी है। किस क्रम की करणी है? तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? यन क्रम की करणी कहेंगे। इसे यन क्रम की करणी या यनमूल करणी कहते हैं। यनमूल करणी, यनमूल करणी कहते हैं। यनमूल करणी कहते हैं। अब देखिए करणी का मूल कैसे ज्ञात करते हैं, इसके बाद हम लोग समझते हैं करणी का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। करणी का मूल ज्ञात करना, करणी का
मूल ज्ञात करना। देखिए करणी का मूल कैसे ज्ञात किया जाता है। जैसे मान लीजिए कि लिखा गया है फॉर एग्जाम्पल करणी में 81 लिखा गया है इस तरह से। तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जो करणीगत राशि 81 है इसका हम लोग क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करते हैं। अभाज्य, इसका हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने पर क्या मिलता है, तो 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3, इस तरह से 3 तिली के 9 तिली 27 तिया के 81, इस तरह से अभाज्य गुणनखंड ज्ञात कर लेंगे। और अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करने के बाद अब देखेंगे कि करणी किस क्रम की है। तो यहाँ पर कुछ नहीं लिखा है तो हमेशा 2 माना जाता है, तो यह करणी दूसरे क्रम की करणी है। तो जब करणी दूसरे क्रम की करणी होगी तो दो दो समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे इस तरह से। तो ये दो जोड़ा समान संख्या का और 2 जोड़ा समान संख्या का, और प्रत्येक जोड़ा से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं करणी से। तो एक 3 निकल गया। अब इस जोड़ा से भी एक संख्या को बाहर निकालेंगे तो 3 हो गया, बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणे 3 3 तिली के 9 हो गया। इस तरह से करणी का हम लोग मूल ज्ञात करते हैं। तो चूंकि ये दूसरे क्रम की करणी या इसे वर्गमूल करणी कहते हैं, तो इसका वर्गमूल कितना मिल गया, 9 मिल गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे मान लीजिए कि एग्जाम्पल नंबर 2 दिया हुआ है 64, इस तरह से 64, और ये तीसरे क्रम की करणी, यानी कि इसे, इसका मतलब ये हुआ कि ये तीसरे क्रम की करणी है, इसका घनमूल ज्ञात करना है। ये करणी कौन सी है, घनमूल करणी है। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो जब 64 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2, इस तरह से 64 का अभाज्य गुणनखंड मिल गया। अब देखिए यह क्रम तीसरे क्रम की करणी है, तो 3 3 समान संख्याओं का जोड़ा बनाया जाएगा। तो 1 2 3 समान संख्या और 1 2 3 समान संख्या, और प्रत्येक जोड़े से एक संख्या को करणी के बाहर निकाल लेते हैं। तो इस जोड़ा से एक संख्या को निकालेंगे 2 और गुणा करके, फिर अगले जोड़ा से एक संख्या को बाहर निकालेंगे 2, तो बराबर क्या मिल जाएगा, 4 मिल गया। तो इस तरह से हम लोग करणी का मूल। देखिए करणी को कैसे सरलतम रूप में लिखा जाता है। तो करणी को सरलतम रूप में लिखने के लिए 2-3 कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन क्या होती है, देखिए करणी का जो सरलतम रूप होता है, सरलतम जो रूप होता है वो ये होता है BNA। इस तरह से ये जो होता है, ये करणी का क्या होता है, सरलतम रूप होता है। ये करणी का सरलतम रूप हो गया। इसे करणी का आधार या करणीगत राशि कहते हैं। ये करणी का घात होता है या करणी का क्रम कहते हैं, और ये करणी का गुणांक होता है। इसके बाद दूसरी कंडीशन ये होती है कि करणीगत राशि का कोई भी गुणनखंड, करणीगत राशि का कोई भी गुणनखंड, करणीगत राशि का कोई भी गुणनखंड, कोई भी गुणनखंड करणी के क्रम के, करणी के क्रम, करणी के क्रम के घात, क्रम के घात के रूप में नहीं होना चाहिए, घात के रूप में नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। और तीसरी कंडीशन ये होती है कि हर में कोई भी करणी चिन्ह नहीं होना चाहिए, हर में कोई भी करणी नहीं होना चाहिए, कोई भी करणी नहीं होना चाहिए, कोई भी करणी नहीं होना चाहिए। ये 3 कंडीशंस होती हैं करणी को सरलतम रूप में लिखने की। अब देखिए, अब इसको हम लोग एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, एग्जाम्पल के रूप में समझते हैं, एकदम आसान भाषा में समझ में आ जाएगा। देखिए पहला एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई एग्जाम्पल है, जैसे करणी में लिखा गया 18, करणी में 18 लिखा गया है इस तरह से, और करणी में 18 को हमको क्या लिखना है, सरलतम रूप में लिखना है, को
सरलतम रूप में लिखें, सरलतम रूप में लिखें। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो करणी में 18 लिखा गया है तो इस 18 को क्या करेंगे, 18 का अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। जिस तरह से करणी का मूल ज्ञात किया गया है उसी तरह से। तो करणी में 18 है तो 18 का जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, तो 3 गुणे 3 गुणे 2 मिलेगा। अब देखिए, तो ये दूसरे क्रम की करणी है तो दो दो समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो इसका जोड़ा बनेगा और इसका नहीं बनेगा, ये दो समान संख्या का जोड़ा बन गया। और जिसका जोड़ा बनेगा उसमें से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो इसका जोड़ा बना है तो 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब करणी में क्या बचा, 2 बचा, बस हो गया। यही करणी का क्या होगा, सरलतम रूप होता है। इसी तरह से करणी को सरलतम रूप में लिखा जाता है। अब देखिए, इस रूप का है नहीं ये करणी के सरलतम रूप, इस रूप का ये मिल रहा है, ये करणी का सरलतम रूप हो गया। और कर्णीगत राशि का कोई भी गुणनखंड जो है वो करणी के क्रम के घात के रूप में नहीं होना चाहिए। तो घात के रूप में भी नहीं, देखिए अगर इस तरह था तो इसमें करणी का क्रम 2 था तो इसमें 2 के घात के रूप में था ना, 3 पर 2 घात है तो ये 2 के घात के रूप में था, लेकिन अब घात के रूप में नहीं है। और बटा में यानी कि हर में कोई भी कर्णी चिन्ह नहीं होना चाहिए, यानी कि बटा में हर में कोई कर्णी नहीं होना चाहिए। तो ये तीनों नियम को क्या करता है, कंप्लीट करता है। इसलिए यह क्या हो गया, करणी का सरलतम रूप हो गया। अब दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे करणी में लिखा गया है एग्जाम्पल नंबर 2, एग्जाम्पल नंबर 2 इस तरह से लिखा गया है 24 और यह तीसरे मूल की करणी है। इसको सरलतम रूप में हमको लिखना है। तो इसके बराबर हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले वही काम करेंगे, 24 का क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात किया जाएगा। तो 24 का जो अभाज्य गुणनखंड होगा वो क्या होगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3, 2 दूना के 4 दूना के 8 और 8 तरीके 24। और समान संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। और कितनी संख्या का जोड़ा बनेगा, तो जितने क्रम की करणी होगी, तो ये तीसरे क्रम की करणी है तो 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। इस तरह से ये दूसरे क्रम की करणी थी तो 2-2 संख्याओं का जोड़ा बना है, तीसरे क्रम की करणी 3-3 संख्याओं का जोड़ा बनेगा, चतुर्थ क्रम की करणी होगी तो 4-4 संख्याओं का जोड़ा बनेगा। अब देखिए, अब क्या करते हैं कि प्रत्येक जोड़े से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस जोड़े से एक संख्या को बाहर निकालेंगे यानी कि 2 को बाहर निकाल लेंगे। अब करणी में क्या बचा, तो 3 बचा और ये तीसरे क्रम की करणी है। तो इस तरह से ये क्या हो गया, इस करणी का सरलतम रूप हो गया। इसी तरह से एक और एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे अगला एग्जाम्पल, मान लीजिए करणी में क्या लिखा है, यह करणी चतुर्थ क्रम की करणी है और इसमें लिखा है 162। अब इसको सरलतम रूप में हमको लिखना है। तो वही काम करेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, इसका अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। और ये चतुर्थ क्रम की करणी है तो जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 2 मिलेगा। अब क्या करेंगे, अब इसमें समान संख्या का जोड़ा बनाएंगे और कितने संख्याओं को एक साथ लेंगे, तो चतुर्थ क्रम की करणी है तो 4 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। इस तरह से ये हो गया। अब क्या करते हैं कि प्रत्येक जोड़े से एक संख्या को बाहर निकाल लेते हैं। तो इस जोड़े से एक संख्या यानी कि 3 को बाहर निकाल लेंगे। अब देखिए, अब करणी में क्या बचा, तो करणी में 2 बचा सिर्फ, और इसके चतुर्थ क्रम की करणी तो चतुर्थ हो जाएगा। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, सरलतम रूप हो जाएगा। अब एक और एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए, इसके बाद एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा आपका। एग्जाम्पल, अगला एग्जाम्पल है, देखिए जैसे लिखा है करणी में 112 बटा के 45, 112 बटा के 45 लिखा है। अब इसको हमको क्या करना है, सरलतम रूप में बदलना है। 112 बटा के 45 इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो वही काम करेंगे जो पीछे करते आए हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी संख्या लिखी गई है उसको क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे। तो 112 बटा 45 का जब तो 112 का जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 7, यह अभाज्य गुणनखंड मिलेगा 112 का। और इसके बटा में क्या हो जाएगा, 45 है तो 45 का जब अभाज्य गुणनखंड ज्ञात करेंगे तो क्या मिलेगा, 45 का अभाज्य गुणनखंड तो 3 गुणे 3 गुणे 5, 3 3 के 9, 9 5 45। अब क्या करेंगे, अब जोड़ा बनाएंगे। तो कितने संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे, ये दूसरे क्रम की करणी है तो 2-2 संख्याओं का जोड़ा बनाएंगे। तो इसका एक जोड़ा बनेगा और एक जोड़ा इसका बनेगा। और प्रत्येक जोड़े से एक संख्या को बाहर निकाल लेंगे। तो इसमें से 1 2 निकलेगा और फिर इसमें से 1 2 निकलेगा तो 2 गुणे 2 निकला। अब करणी में क्या बचा, यहाँ पर करणी में बचा 7। अब नीचे क्या बचा बटा में, तो इसमें से एक जोड़ा बनेगा इसका, तो इसमें से 1 3 बाहर निकल जाएगा तो 3, और करणी में क्या बचा
5 बचा। अब इसके बाद क्या होगा, अब इसके बाद देखिए 2 दूना के 4 और बटा में कितना हो जाएगा 3, 4 बटा के 3 और गुणे कर्णी में कितना हो जाएगा, कर्णी में 7 और बटा में कर्णी में 5। तो देखिए दूसरा कंडीशन ये बताया गया था कि बटा में या हर में कोई भी कर्णी चिन्ह नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर हर में कर्णी में 5 है तो इसको हटाना पड़ेगा। तो इसको हटाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, नीचे में जो भी हर में कर्णी संख्या जो भी लिखा होता है उसका नीचे ऊपर गुणा करते हैं, उसका क्या करते हैं नीचे ऊपर गुणा करते हैं। तो यानी कि जैसे 4 बटा के 3 हो गया, अब गुणे कितना हो जाएगा, कर्णी में 7 और बटा में कर्णी में कितना है 5 है, तो 5 का नीचे ऊपर गुणा कर देंगे, कर्णी में 5 और कर्णी में 5, ये कर्णी में 5 नीचे ऊपर गुणा कर दिए, हो गया। इसके बाद अब देखिए अब क्या मिलेगा, तो जब इसको हल करेंगे घातांक के नियमों का प्रयोग करके जब हल करेंगे तो कैसे, तो क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 और गुणे कर्णी में कितना हो जाएगा, ये 7 पचे 35 हो जाएगा, 35 हो गया कर्णी में, और बटा में कितना हो जाएगा, और ये बटा में कितना हो जाएगा, तो ये 3 हो जाएगा, और गुणे 5 कर्णी में 5 और कर्णी में 5, जब इसको हल करेंगे तो क्या मिलेगा 5 मिलेगा, बराबर क्या मिल गया, तो 4 बटा के 5 तिहाई 15 और कर्णी में 35, ये क्या हो गया, यही इसका सरलतम रूप हो गया, ये का क्या हो गया, इसका सरलतम रूप हो गया। तो इस तरह से किसी भी कर्णी को हम लोग सरलतम रूप में आसानी से बदल सकते हैं। अब इससे पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे समान और असमान कर्णियों को समान क्रम के कर्णी में कैसे बदला जाता है। जैसे ये सभी, ये जैसे कर्णी में 3 है, ये तीसरे क्रम की कर्ण, जैसे यहाँ पर देखिए ये कर्णी में 3 है, तीसरे क्रम की कर्णी है, ये कर्णी में 4 है, चतुर्थ क्रम की कर्णी है ये, और यहाँ पर कर्णी में 2 है, ये दूसरे क्रम की कर्णी है। तो तीसरे क्रम, चौथे क्रम और दूसरे क्रम, इन सभी क्रम की अलग अलग क्रम की कर्णियों को कैसे समान कर्णी में बदला जाएगा, इसको हम लोग अगले वीडियो में सीखेंगे। और ये भी सीखेंगे कि कर्णियों की तुलना कैसे किया जाता है, कैसे पता करते हैं कि कौन सी कर्णी बड़ी है और कौन सी कर्णी छोटी है, और कर्णियों को कैसे आरोही एवं अवरोही क्रम में लिखा जाता है।